In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. And today we are going to start the poems. तो आपके का जो पेपर है उसमें 20 poems हैं. There are 20 poems in your syllabus. ठीक हो गया? तो poems में से क्या क्या आएगा? The question is that what will be the part of paper from poems? तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है इसके अंदर. रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. 5 नंबर का वो क्वेश्चन होता है. 2 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. तो टोटल जो पोएम्स के अंदर आपके मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स हैं. गॉट इट? तो दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स. 15 नंबर का ये पोर्शन है. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम नंबर 1 and the title of the poem is The Rain. ठीक हो गया? तो whatever I'm going to teach you, I'm going to tell you right now, you are supposed to add all this information into your explanation. जितने भी ये points मैंने अभी आपको बताए, लिखवाए, आपने इनको explanation में add करना है. Got it? तो पहले जब एक्सप्लेनेशन लिखने लगेंगे तो यू बेटर राइट दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. आपकी जो रेन है दैट इज अ सिंबॉलिक पोएम, एक अलामती नज़म है ये. व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. बाकी इन डिटेल हम बाद में देखते हैं. तो दिस पोएम इज रिटन इन हेक्सामीटर. दिस पोएम इज रिटन इन हेक्सामीटर. हेक्सा का मीटर का मतलब होता है कि 6 लाइन. हेक्सा मीन 6 लाइन्स. आपकी इस पोएम के अंदर देयर आर 2 स्टेंजास. हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर? देयर आर 2 स्टेंजास. और हर जो स्टेंजा है वो 6 लाइन्स का है. कितनी लाइन्स का है? 6 लाइन्स का आपका हर स्टेंजा है. तो इस वजह से ये जो पोएम है, क्योंकि इसका स्टेंजा जो है 6 लाइन्स का, तो हम इसे क्या कहेंगे? हेक्सामीटर. तो दिस पोएम इज रिटन इन हेक्सामीटर. सेंटेंस कैसे बना के लिखोगे? दिस पोएम इज रिटन इन हेक्सामीटर. याद करते जाए ना, हेक्सामीटर. दिस पोएम इज रिटन इन हेक्सामीटर. उसके बाद हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं. तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ABCDDD. इनके 6 लाइन्स आर देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा. 6 में भी 6 हैं, इसमें भी 6 लाइनें हैं. 6 लाइन्स हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब ये जो राइमिंग स्कीम है ये कैसे देखनी होती है? देखें, हमारे पास है लास्ट वर्ड देखना होता है. राइमिंग वर्ड्स यू नो ना, रेन, वेन. ठीक है. इसी तरह शॉप, स्टॉप. तो ऐसे वर्ड जो कि एक जैसी आवाज दें उन्हें क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है. अब इसमें रेन, टॉप, बीनीथ, ड्रॉप, हेयर, नेयर. अब पहला जो है, पहली लाइन वो A है, दूसरी B है, तीसरी C है, फिर हमने चौथी भी B लिख दी, क्योंकि जो लाइन 2 है और लाइन 4 है वो राइम्ड है. क्या है वो? राइम्ड है. देखें, टॉप, ड्रॉप, टॉप, ड्रॉप. ठीक है. तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. ठीक है. इस वजह से हम कहेंगे कि लाइन 2 एंड 4 आर राइम्ड विद ईच अदर. आर राइम्ड विद ईच अदर. कि दूसरी और चौथी लाइन क्या है? राइमिंग है, राइमिंग वर्ड्स हैं. इसी तरह 5वीं और 6ठी लाइन जो है, 5 and 6 लाइन्स दे आर राइम्ड विद ईच अदर. देखें, हेयर, नेयर. तो 5वीं और 6ठी लाइन जो है दे हैव सेम राइमिंग स्कीम, हेयर, नेयर. तो इस वजह से हमने डी लिखा, फिर डी लिख दिया. इसका ये मतलब है कि 5वीं और 6ठी लाइन जो है वो आपस में क्या है? राइम्ड है. यहां बी लिखा, चौथी लाइन में फिर बी लिख दिया, यानी कि दूसरी और चौथी लाइन जो है वो राइम्ड है. आप सिंपल भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन के अंदर. राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा और ऑफ द गिवन स्टेंजा इज ABCDD. गॉट इट? अगर मजीद इसको आपने इसमें ऐड करना तो यू बेटर राइट line 2 and 4 are rhymed with each other and line number 5 and 6 are rhymed with each other.
तो हर पोएम के अंदर हम राइमिंग स्कीम को इस तरह देखेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर हम इस पोएम को देखें तो शायर जो है W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस, वो पोएम का इस पोएम के अंदर वो रेन का या नेचर का पॉजिटिव एक्सपेक्ट बयान करता है। द पोएट हैज गिवन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ द रेन, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ द नेचर। रेन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो आपने 10th में पोएम पढ़ी थी पीस, तो उसके अंदर दो पार्ट थे, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी इफेक्ट था। तो इन दिस पोएम द पोएट हैज गिवन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ नेचर। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द पोएट हैज गिवन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ नेचर इन दिस पोएम। अच्छा, फिर इस पोएम के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, क्या फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे सिंबोलिज्म यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, और इमेजरी या इमेजेस यूज हुए हैं। अगर आपसे ज्यादा नहीं समझ आती तो आप सिंपली आप एक्सप्लेनेशन में ये लिख देना, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम आर सिंबोलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन एंड इमेजरी। एक्सप्लेनेशन में ऐड कीजिए। इज इट क्लियर? अब ये जो सिंबोलिज्म जो है या सिंबल जो है ये क्या होता है? जैसे हम कहते हैं जो लाइन है, शेप की चीज का सिंबल है। लाइन इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की अलामत है। रोज जो है गुलाब, दैट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, दैट इज अ सिंबल ऑफ लव। तो ये सिंबोलिज्म होती है। अगर इस पोएम के अंदर देखें रेन को, ठीक है, देखें दिस पोएम हैज टू पार्ट्स। इस पोएम के दो पार्ट्स, एक रेन के बारे में, दूसरा सन या सनशाइन के बारे में। तो रेन किस चीज की अलामत है? रेन इज द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह एंड लाइफ। अल्लाह ताला की रहमतों की और जिंदगी की अलामत है। रेन गिव्स लाइफ टू दी अर्थ, ठीक है। रेन अगर ना हो, बारिश ना हो तो क्रॉप्स नहीं होती ना। तो दैट इज द सिंबल ऑफ लाइफ एंड दैट इज द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। सन जो है इस पोएम के अंदर जो सन यूज हुआ है, दैट इज द सिंबल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ब्यूटी। सूरज जो है वो इंसाफ की अलामत है, मुसावात की अलामत है और खूबसूरती की अलामत है। सन या सनशाइन, ठीक हो गया। इसमें जो रिच का वर्ड यूज हुआ है, रिच लीव्स, तो दैट इज द सिंबल ऑफ रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी और अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी और अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर जो पुअर का वर्ड यूज हुआ है, गरीब, ठीक है, या पुअर लीव्स, इट मीन्स पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। गरीब मुआशरे के जो गरीब लोग हैं, तो rich is the symbol of rich people of the society and poor is the symbol of poor people of the society. इसके अंदर जो डार्क का वर्ड यूज हुआ है, डार्क एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ, इट्स डार्क राउंड ड्रॉ। तो डार्क जो है इट हैज अ डीपेस्ट मीनिंग। इट इज द सिंबल ऑफ मिजरीज, हार्डशिप्स, सफरिंग्स ऑफ द पुअर पीपल। ये गरीब लोगों की मुश्किलात की, मुसाइब की अलामत है, ठीक है। डार्क इज द सिंबल ऑफ मिजरीज, हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर पीपल, ऑफ द पुअर या ऑफ द पुअर पीपल। द पुअर लगा दे तो पीपल लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे। अच्छा, उसके बाद इसमें एक तो हमने अभी सिंबोलिज्म को देखा कि रेन किसका सिंबल है, सन किसका सिंबल है, एंड रिच, पुअर, डीप जो वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं वो किस चीज के सिंबल है। अब इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज भी हुआ है। किसका यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, या इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, इंसानी खूबियां हैं, ये किसको दी जाती है? नॉन लिविंग थिंग्स को। अब मैं कहूं कि बोर्ड मार्कर इज रनिंग, बोर्ड मार्कर दौड़ रहा है, तो रनिंग जो है दैट इज द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, जो जानदार चीजों की अलामत है दौड़ना। लेकिन मैं बोर्ड मार्कर का कह रहा हूं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जानदार चीजों की खूबसूरत किसको दे देना? बेजान चीजों को। अब इसका जो पोएम है, इसका जो वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम जो है, दैट हैज पर्सोनिफिकेशन। द पोएट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम व्हेन ही सेज, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन।
तो इसमें जो ड्रिंकिंग रेन है, ड्रिंकिंग रेन, व्हाट, ड्रिंकिंग रेन, तो अब ड्रिंकिंग जो है दैट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और द लिविंग थिंग्स, बट द पोएट इज गिविंग दिस क्वालिटी टू द यू कैन से लीव्स। वो पत्तों को इंसानी खुसूसियत दे रहा है कि पीना, तो दैट इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आप सिंपल लिख देना, द पोएट हैज यूज्ड ऐसे पॉइंट्स में लिखे ना, अगर आप डेफिनेशन ही बताना चाहते तो पर्सोनिफिकेशन लिखकर ब्रैकेट में ये लिखिए, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू राइट इन डिटेल, यू बेटर राइट द पोएट हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। ठीक हो गया। तो फिर आप लिखो ब्रैकेट में लिख दीजिए डेफिनेशन के जो पर्सोनिफिकेशन है दैट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पोएम के अंदर शायर ने ऑक्सीमोरॉन का यूज भी किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच कैसी होती है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पोएट जो है वो अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया करता है। क्या यूज करता है? अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी वर्ड्स का, यानी कि वो वाज़े तौर पर मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ब्यूटी और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट इन हिज राइटिंग। अपनी तहरीर में खूबसूरत और स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो पोएट होता है वो ये ऑक्सीमोरॉन का यूज करता है। तो ऑक्सीमोरॉन क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच apparently contradictory words are used in order to produce special effect, in order to produce special effect। अब ये apparently contradictory words का मतलब क्या है? देखें, स्वीट का मतलब होता है सुरीला, मीठा, और जो नॉइज है ये शोर होता है, अनप्लेजेंट वॉइस होती है, ठीक है। अब स्वीट और नॉइज ये अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। अपोजिट है या नहीं है? स्वीट का मतलब सुरीला, शोर सुरीला नहीं होता। जो नॉइज है दैट इज शार्प और इरेगुलर साउंड विच पीपल डू नॉट लव टू लिसन। ये तेज इरेगुलर आवाज होती है जो कानों को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब ये अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज हुए हैं। स्वीट और वर्ड है, नॉइज इसका दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। लेकिन यहां इसका मतलब क्या बनेगा? स्वीट म्यूजिक, स्वीट मेलोडी। जब मैं कोई पढ़ाऊंगा इन डिटेल देन आई विल टेल यू पीपल, ठीक हो गया। तो द पोएट हैज यूज्ड ऑक्सीमोरॉन व्हेन ही यूजेस द फ्रेज स्वीट नॉइज। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which apparently contradictory words are used in order to produce special effect। अगर आप इन डिटेल याद नहीं होता तो आप यही कर लें, ऑक्सीमोरॉन के आगे स्वीट नॉइज लिखिएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद है इमेजरी। इमेजेस का यूज हुआ इस पोएम के अंदर। जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का, उस स्टेंजा के अंदर शायर ने विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी यूज की है कि आप बारिश को हम देख भी सकते हैं और बारिश के कतरों की आवाज को भी सुन सकते हैं। तो दो किस्म के इमेजेस पैदा होते हैं कि माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। आप यहीं बैठे हो, आपको कोई डिस्क्रिप्शन दे बारिश का, तो ऑटोमेटिकली द सीन ऑफ द रेन कम्स इन योर माइंड। बारिश भी नजर आ रही है, बारिश की वजह से ड्रॉप्स गिरने की वजह से आवाज पैदा होती है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेंजा है, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट हैज यूज्ड visual as well as auditory images और visual and auditory imagery यूज की है। जो सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम है उसमें visual images यूज की है, visual image यूज की है जो हमें से नजर आता है। अब जो सूरज निकलेगा उसकी रोशनी नजर ही आएगी ना, आवाज तो पैदा नहीं होगी। तो इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट हैज यूज्ड visual image, visual imagery शायर ने यूज की है। उसके बाद आप इसमें ये ऐड कर देना, दिस पोएम हैज टू मीनिंग्स, वन इज अपेरेंट मीनिंग एंड अदर इज अंडरलाइंग मीनिंग। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सप्लेनेशन फिर बताऊंगा। तो अपेरेंट मीनिंग का मतलब ये है एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ द पोएम।
जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं वैसे की वैसे हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड अपेरेंट एक्सप्लेनेशन और अपेरेंट मीनिंग ऑफ द पोएम। और दूसरा होता है अंडरलाइंग मीनिंग। अंडरलाइंग मीनिंग का मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अकॉर्डिंग टू द थीम। कि पोएम के अंदर थीम क्या था, ये इसको हम सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हम अगर W.H. डेविस के थीम्स देखें कि उसकी पोएम जो है वो दो चीजें उसके में नजर आती हैं। या तो वो नेचर के बारे में बात करेगा, नेचर के साथ साथ वो हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों को तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मुसीबतें होती हैं, उसके बारे में। इसकी जितनी भी पोएम्स हैं, इन दोज पोएम्स यू विल फाइंड टू थिंग्स, वन इज नेचर एंड अदर इज हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। नेचर फितरत के बारे में होगी जैसे रेन है, फिर इसके साथ साथ अगर इसका थीम देखें तो उसके अंदर वो हार्डशिप्स ऑफ द पुअर भी बयान करता है। ये जो विलियम हेनरी डेविस है, ही इज द पोएट ऑफ नेचर जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। ही लव्स नेचर एंड ही लव्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये जो विलियम हेनरी डेविस है, ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ गुड डेज एज वेल एज बैड डेज। एक टाइम था ही वाज लीडिंग अ लाइफ जस्ट लाइक अ बैगर, फकीर की जिंदगी गुजार रहा था, फिर ये अमीर हो गया, ठीक हो गया। तो ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ हाउ द पुअर लीड देयर लाइफ एंड हाउ द रिच पीपल लीड देयर लाइफ। तो इसकी पोएम के अंदर ये दोनों चीजें हमें नजर आएंगी। तो इसकी पोएम के थीम्स क्या हो जाएंगे? नेचर एंड हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। अगर आप ज्यादा याद, आप सिंपल लिख देना, थीम्स ऑफ विलियम हेनरी डेविस आर नेचर एंड hardships of the poor. So you should add all these things in your explanation. कल हम इसकी इंशाल्लाह पोएम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।